हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर ब्रदर नॉलेज टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में संख्या पद्धति से संबंधित जो भी संख्या थी, जिसमें हम लोगों ने जाना था संख्या किसे कहते हैं, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि संख्या एक अंकगणितीय वस्तु है जिसका उपयोग किसी भी वस्तु को गिनने, मापने या नामकरण के लिए आप लोग करते हो। इसके अलावा हम लोगों ने जाना था कि संख्याओं को अब अंग्रेजी में तो हम लोग नंबर कहते हैं, लेकिन उसे यदि प्रदर्शित करना हो तो कैपिटल लेटर एन एंड स्मॉल लेटर ओ के द्वारा आप लोग सूचित करते हो। इसके अलावा हम लोगों ने जाना था कि संख्या के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने जाना था संख्या के 12 प्रकार होते हैं, जिसमें हम लोगों ने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम, विषम, इसी प्रकार की संख्याओं को देखते हुए हम लोगों ने कुल 12 संख्याओं का नामकरण किया था। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि इसके अलावा भी कुछ संख्याएं होती है, जैसे कि संपूर्ण संख्या हो गई, भिन्न संख्या हो गई, दशमलव संख्या हुई। तो ये सबों के बारे में भी हम लोगों ने जाना था। इसके अलावा हम लोगों ने जाना था कि अंक कितने हैं, तो अंक 10 हैं और इसी अंकों की सहायता से संख्याएं बनती हैं। और हमने ये भी बताया था कि संख्याएं जो होती है वह अंकों पर निर्भर करती है और यह कहना बिल्कुल उचित है। इसके अलावा हम लोगों ने यह भी देखा था कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि यह प्राकृत जो होता है इसका मतलब होता है स्वभाव। किसी भी व्यक्ति के अंदर का जो स्वभाव होता है, यदि आप गिनती गिनने को कहो तो वह एक से ही शुरुआत करता है। इसके अलावा हम लोगों ने जाना था कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपने प्राकृत संख्या के परिभाषा में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, जिसमें यह कहते हैं कि वैसी संख्या जो एक से लगातार शुरू होते हुए अनंत पर जाकर खत्म हो जाती है तो वो प्राकृत संख्या कहलाती है। और यह परिभाषा किस प्रकार गलत है हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा भी था। अब दोस्तों, अब हम लोग इस क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हुए अब हम लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या की अगली जो संख्याएं हैं, जिसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, जिसको आप लोग अंग्रेजी में होल नंबर कहते हो, होल नंबर। दोस्तों, पूर्ण संख्या कहने का मतलब हुआ कि इसमें इसके नाम में ही छुपा हुआ है पूर्ण शब्द, अर्थात वैसी संख्या जो लिखने वाली तमाम संख्याओं को पूर्ण करने में हमारी मदद करती है। दोस्तों, यदि हम परिभाषा की बात करें तो पहले हम लोग परिभाषा जानते हैं कि जब हम प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य यानी कि 0 को शामिल करते हैं तो प्राप्त परिवार पूर्ण संख्या का परिवार कहलाता है। पूर्ण संख्या या फिर पूर्ण संख्या का परिवार कहलाता है। पूर्ण संख्या का परिवार कहलाता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7 डॉटे इसी प्रकार। लेकिन क्या दोस्तों, हम आपसे यह जानना चाहते हैं, 1 से लेकर यदि 9 तक की यदि हम संख्याओं को लिखें, 1 से लेकर 9 तक की संख्या या अंक की बात करें, क्या इन्हीं अंकों की सहायता से आप विश्व भर में लिखी जाने वाली जितनी भी संख्याएं हैं, क्या आप उन सभी संख्याओं को लिख सकते हो? नहीं, क्योंकि यदि आप 1 से यदि लगातार संख्याओं को लिखते जाते हो तो 9 तो लिखोगे और 9 के बाद आपको 10 लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। और यह 10 जो है वह 2 अंकों के मेल से बना है, एक हुआ 1 और दूसरा 0। 1 और 0 के ही मेल से 10 बनती है। ठीक उसके बाद आप 11 12 13 इसको तो आप लोग इन्हीं अंकों की सहायता से लिख लोगे, लेकिन पुनः 19 के बाद यदि आप 20 लिखना चाहोगे तो आपको 2 और 0 की आवश्यकता पड़ेगी। और 2 तो इसी अंकों से मिल गया, लेकिन 0 जो है वह 0 की आवश्यकता पड़ेगी आपको 20 लिखने के लिए। अर्थात सीधे वे में हम कह सकते हैं कि सारी संख्याओं में एक शून्य वाली भी तो संख्याएं शामिल होती है और शून्य वाली संख्याओं को लिखने के लिए हमें 0 की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या के परिवार में जब आप 0 को शामिल करते हो तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है और इसी पूर्ण संख्याओं की मदद से
आप इस संसार में मौजूद जितनी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्याएं होती है, आप उन सारी संख्याओं को अच्छी तरह से लिख सकते हो। तो दोस्तों यदि कहने की बात करें तो हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 9 तक की तो संख्या है, तो ये तो अंक को भी हम लोग प्रदर्शित करते हैं और इसी अंकों के साथ आप बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याओं को लिख पाते हो, लेकिन उसमें शून्य का भी बड़ा ही महत्व है। तो यहाँ के बाद की संख्याओं को तो हम प्राकृत संख्या दोस्तों कह सकते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, हमने पिछले क्लास में देखा भी था। लेकिन जब शून्य को भी यदि इस पूरे प्राकृत संख्याओं में यदि दोस्तों शामिल किया जाए तो यह पूरी संख्याएं जो होती है वह पूर्ण संख्या का परिवार बन जाती है, पूर्ण संख्या। अतः हम कह सकते हैं कि शून्य के बिना तमाम संख्याओं को लिखना थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो सकती है, क्योंकि शून्य का अपना ही एक विशेष महत्व है दोस्तों, हम जानते हैं। अब हम लोग यह जानेंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। दोस्तों हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या की शुरुआत शून्य से होती है, तो इस प्रकार सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो हुई वह शून्य हुई, शून्य। और दोस्तों यह जो पूर्ण संख्या है यह भी संख्या का ही प्रकार है। हमने पिछले क्लास में बताया भी था कि संख्याएं अनंत होती है, तो जब संख्याएं अनंत हुई तो दोस्तों संख्याओं के जो 12 प्रकार हैं और उस 12 प्रकार के अंतर्गत आने वाली जो तमाम संख्याएं हैं उसकी भी तो संख्याएं अनंत होगी। तो इस प्रकार सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य हुई, लेकिन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत हुई। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग पूर्ण संख्याओं के बारे में अच्छी तरह से समझ गए कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याओं के परिवार में जब आप लोग शून्य को शामिल करते हो तो आपको पूर्ण संख्या की प्राप्ति होती है। और इस शून्य का अपना एक विशेष योगदान है, ताकि आप किसी भी संख्याओं को आप आसानी से लिख सको। किनकी सहायता से? 1 से लेकर 9 के अंकों की सहायता से आप किसी भी संख्या को लिख सको। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है। तो दोस्तों अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों अब पूर्ण संख्या के बाद का अगला संख्या है सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या को अंग्रेजी में इवन नंबर कहते हैं, इवन नंबर। दोस्तों सबसे पहले हम लोग परिभाषा लिखते हैं। सम संख्या वैसी प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त होती है अथवा 2 से संख्या में भाग देने पर, संख्या में भाग देने पर, संख्या में भाग देने पर भागफल एक प्राकृत संख्या, एक प्राकृत संख्या तथा शेषफल शून्य यानी कि 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है, कॉमा सम संख्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। दोस्तों नाम से यह स्पष्ट है, सम संख्या या सम शब्द से बना हुआ है और सम का मतलब होता है बराबर, सम का मतलब होता है बराबर। तो दोस्तों आप किसी भी संख्या को यदि आप 2 बराबर भागों में बांट सकते हो और प्रत्येक भाग एक प्राकृत संख्या का परिवार हो तो आप उसको सम संख्या की संज्ञा दे सकते हो। तो दोस्तों हमने परिभाषा लिखा है कि वैसी प्राकृत संख्या। दोस्तों हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि कोई भी संख्या अब हम पढ़ेंगे, चाहे वह सम संख्या हो, विषम संख्या हो या इसके अलावा भाज्य या उभा संख्या हो, वो सारी संख्याएं आपको प्राकृत संख्या के ही परिवार से मिलेगी। तो हम परिभाषा जानते हैं वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त होती है। दोस्तों 2 से पूर्णतः विभक्त होने का मतलब हुआ कि आप यदि 2 से उसमें भाग दोगे ना तो आपको पूरा भाग लग जाएगा, शेष नहीं बचेगा। अथवा 2 से संख्या में भाग देने पर, अथवा 2 से संख्या में भाग देने पर। दोस्तों हमने यहाँ 2 परिभाषा लिखने का प्रयास किया है। पहला
तो जो 2 से पूर्णतः क्या हो विभक्त होती है, जो 2 से पूर्णतः विभक्त होती है, ये पहला परिभाषा हुआ। और दूसरा परिभाषा, 2 से संख्या में भाग देने पर भागफल एक प्राकृत संख्या, भागफल एक प्राकृत संख्या तथा शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल हम लोग देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। हमारे सामने मान लेते हैं कि 2, शुरू से एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 डॉटेड डॉट, इसी प्रकार हम इन संख्याओं को इसलिए लिए दोस्तों क्योंकि हमने परिभाषा में प्राकृत संख्या शब्द को शामिल किया। तो दोस्तों एक क्या प्राकृत संख्या, ठीक उसी तरह 2 3 4 5 6 7 ये सारी संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कौन सी संख्या सम है और कौन सी संख्या विषम है। तो दोस्तों यदि आप 1 में 2 से भाग दो, क्योंकि परिभाषा में 2 से पूर्णतः विभक्त होने की बात की गई है, आप 1 में 2 से भाग दो दोस्तों, तो 2 से तो 1 में तो भाग लगेगा नहीं, लेकिन आप दशमलव देकर आप यहाँ शून्य बैठा सकते हो और 2 पचे 10 लिख सकते हो। ठीक उसी तरह अभी संख्याओं की बात करो दोस्तों, आप 2 से इस 2 में भाग दो, 2 इकाई 2, आप 3 में भाग दो दोस्तों, 2 इकाई 2 1, दशमलव बैठा के पुनः आप शून्य लिख सकते हो दोस्तों, 2 पचे 10, फिर 4 है, 2 दूनी 4। ठीक उसी तरह आप अपने संख्याओं को भी देख सकते हो दोस्तों। हमने इन सारी संख्याओं को लिया और सब में हमने बारी बारी से 2 से भाग दिया, तो आप देख रहे हैं दोस्तों सारी संख्याएं 2 से विभक्त है। यदि आप ये कहना चाहते हो सिर्फ तो ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त होती है वो सम संख्या कहलाती है, क्या इतना कहने मात्र से हमारा सम संख्या का परिभाषा कंप्लीट होता है दोस्तों? बिल्कुल नहीं। कैसे? एक में आपने 2 से भाग दिया तो हम तो देख रहे हैं ना पूरी तरह से 2 से विभक्त है, लेकिन क्या एक सम संख्या है? नहीं है। हम लोग आगे की परिभाषा जो हमने लिखने का प्रयास किया उसके माध्यम से हम लोग समझते हैं। फिर उसी तरह आप 2 में इस 2 से भाग दिए हो तो आपको 1 प्राप्त हुआ, यह भी पूरी तरह से विभक्त है। उसी तरह 3 में आपने 2 से भाग दिया तो यह भी तो संख्या है दोस्तों 2 से पूरी तरह से विभक्त है, लेकिन क्या यह एक सम संख्या है? वो हम लोग देखेंगे। 2 से फिर 4 में भाग दिया, 2 बार में 4 से विभक्त हो गया। तो दोस्तों यदि आप लोग ये सिर्फ यहीं तक यदि परिभाषा को यदि आप सीमित रखते हो कि ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त होती है तो वो सम संख्या कहलाती है, इतना कहने मात्र से आपका परिभाषा संतुष्ट होने वाला नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं ये सारी संख्याएं जो है वह 2 से विभक्त है, लेकिन ये सारी संख्याएं सम संख्या के अंतर्गत नहीं आती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक और पैटर्न है, एक और तरीका है जिसके माध्यम से आप सम संख्या को अच्छी तरह से परिभाषित कर सकते हो। वो क्या है दोस्तों? तो जिसमें यदि आप 2 से भाग देते हो तो भागफल एक प्राकृत संख्या भी प्राप्त होना चाहिए दोस्तों। क्या हम देख रहे हैं यदि 2 से आपने 1 में भाग दिया तो आपको 0.5 बचा, 0.5 भागफल आया। क्या यह 0.5 दोस्तों ये प्राकृत संख्या है? नहीं है दोस्तों, ये 0.5 प्राकृत संख्या नहीं है। लेकिन आप 2 से इस 2 में यदि आप भाग दे रहे हो तो आपको भागफल 1 बचा और शेषफल 0 बचा, तो भागफल 1 प्राप्त हुआ। तो ये 2 में भाग देने पर 2 से भागफल 1 बचा, भागफल 1 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार ये 2 एक सम संख्या के अंतर्गत आएगी। लेकिन पुनः यदि आप 2 से आप इस 3 में भाग देते हो तो भाग तो लग गया पूरी तरह से, आपको भागफल 1.5 की प्राप्ति हुई। लेकिन क्या दोस्तों 1.5 एक प्राकृत संख्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1.5 एक प्राकृत संख्या नहीं है, और जब 1.5 एक प्राकृत संख्या नहीं है तो 3 कैसे दोस्तों प्राकृत संख्या सम संख्या के अंतर्गत आ गई दोस्तों? बिल्कुल सही। ठीक उसी तरह यदि आप 2 से आप इस 4 में भाग देते हो तो 2 बार में तो आपको 4 लग गया, और यह जो आपको भागफल की प्राप्ति हुई है दोस्तों, ये 2 क्या है? एक 2, यह जो 2 है ये प्राकृत संख्या है, इसलिए 4 क्या है दोस्तों? 4 जो है वह एक सम संख्या के अंतर्गत आएगी। तो दोस्तों इस परिभाषा से हम पूरी तरह से स्पष्ट होते हैं कि जिस संख्या में यदि आप 2 से भाग देते हो, यदि भागफल यदि आपको प्राकृत संख्या प्राप्त होती है और शेषफल कुछ प्राप्त नहीं होता तो दोस्तों वही सम संख्या हुई। तो दोस्तों क्या एक सम संख्या हुई? नहीं, इसलिए 1 को हम सम संख्या के अंतर्गत नहीं रखेंगे दोस्तों। 2 एक सम संख्या, क्योंकि हमने भाग दिया, 1 भागफल प्राप्त हुआ, और 1 जो है प्राकृत संख्या, इसलिए 2 एक सम संख्या का उदाहरण है। 3 भी नहीं है दोस्तों। 4 है दोस्तों।
5 5 में नहीं है। ठीक उसी तरह आप 5 में 2 से भाग दोगे तो आपको पूरा पूरा 2 से तो भाग लग जाएगा, लेकिन आपको जो भागफल की जो प्राप्ति होगी वह दोस्तों एक प्राकृत संख्या नहीं होगी। तो इसलिए 5 भी सम संख्या के अंतर्गत नहीं आएगी। 6 तो है दोस्तों, 2 तिया 6 और 3 क्या है, एक प्राकृत संख्या है। 7 भी दोस्तों एक सम संख्या नहीं है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस एग्जाम्पल के माध्यम से सम संख्या को अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया दोस्तों। केवल इतना कहने मात्र से हमारी परिभाषा संतुष्ट नहीं होती है, इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग, ये तो हो गया, अब हम लोग और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं जिसको आप लोग करके देख सकते हो दोस्तों। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि सबसे छोटी जो सम संख्या होती है दोस्तों वो 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। इसलिए आप यहाँ लिख भी सकते हो दोस्तों कि सबसे छोटी सम संख्या 2 है। सबसे छोटी सम संख्या 2 है दोस्तों। इस प्रकार हमारा सम संख्या का परिभाषा जो होता है वो अच्छी तरह से हम लोगों ने परिभाषित किया और हमें उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं सम संख्या के अंतर्गत, उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अब दोस्तों हम जानते हैं सम संख्या का व्यापक रूप। सम संख्या का व्यापक रूप, सम संख्या का व्यापक रूप दोस्तों 2n होता है। 2n होता है, जहां n जो है दोस्तों वह प्राकृत संख्या को सूचित करता है। प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या कहने का मतलब दोस्तों 1 2 3 4 इसी तरह संख्याएं बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों व्यापक रूप कहने का मतलब होता है कि आप सम संख्याओं का विस्तार आप कितनी दूर तक कर सकते हो। व्यापक रूप का यही मतलब होता है दोस्तों। और व्यापक रूप का फॉर्मूला होता है 2n। तो 2n, यदि आप n का मान यदि आप 1 रखते हो दोस्तों, यदि n बराबर यदि आप 1 रखते हो दोस्तों, तो 2 गुने 1 यानी कि 2, यानी कि n का मान 1 रखने पर आपको सम संख्या 2 तक की प्राप्ति हुई। पुनः यदि n बराबर यदि 2 रखते हो दोस्तों, तो n के स्थान पर 2 रखते हो तो 2 दूनी 4, इस प्रकार आपको 4 की प्राप्ति हुई। ठीक उसी तरह यदि n बराबर 3 रखते हो तो 2 गुने 3 यानी कि 2 तिया 6। तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि आप सम संख्याओं का विस्तार आप n के जगह पर आप मान को, आप प्राकृत संख्याओं के मान को बारी बारी से आप रखते जाओगे दोस्तों, और इस प्रकार आपको सम संख्या की प्राप्ति हो जाएगी। तो यह हुआ दोस्तों सम संख्या का व्यापक रूप। इसे याद रखिएगा, परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न इससे संबंधित। अब दोस्तों हम जानते हैं सम संख्या के कुछ जो गुण होते हैं उसके बारे में। दोस्तों सम संख्या का पहला गुण होता है 2 सम संख्याओं का योग एक सम संख्या प्राप्त होता है दोस्तों। 2 यदि सम संख्या को 2 सम संख्या का योग 2 सम संख्या का योग एक सम संख्या प्राप्त होता है, एक सम संख्या प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, हम जानते हैं कि सम संख्या का कौन कौन सा उदाहरण हो सकता है। मान लेते हैं ए नाम की कोई सम संख्या है, पुनः यदि बी नाम की भी कोई सम संख्या है, और यदि आप इन दोनों को यदि जोड़ोगे ए प्लस बी बराबर कोई तीसरी संख्या प्राप्त होगी, तो सी भी दोस्तों आपको एक सम संख्या ही मिलेगी। यदि ए और बी यदि सम संख्या हो तो ए और बी को जोड़ने के बाद आपको जो ये दोस्तों सी मिलेगी ना, वो भी सम संख्या ही मिलेगी दोस्तों। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। ए के स्थान पर मान लेते हैं आप 2 रख दो,
बी के स्थान पर मान लेते हैं। इसके अलावा और भी 2 भी रख सकते हो दोस्तों, या अन्य भी कोई संख्या जो कि सम होना चाहिए वो रख सकते हो आप। चल अब दोस्तों a प्लस बी यानी कि 2 जोड़ 4 करो तो दोस्तों 6 आपकी प्राप्ति हुई। और यह 6 क्या है दोस्तों? सम संख्या है। इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि 2 सम संख्या का योग एक सम संख्या प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह अब हम लोग अंतर से समझेंगे दोस्तों। अब दोस्तों दूसरा गुण है कि 2 सम संख्या का अंतर एक सम संख्या प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह a कोई सम संख्या होगी और b भी कोई सम संख्या होगी, तो आप यदि a माइनस बी यदि इसको आप घटाते हो तो c जो प्राप्त होगी दोस्तों, या c भी क्या होगी? एक सम संख्या ही होगी। एग्जाम्पल ले लो दोस्तों, यदि एक स्थान पर मान लेते हैं कोई संख्या होगी 4, बी के स्थान पर मान लेते हैं 2 है। तो दोस्तों आप एक जगह पर आपको कोई बड़ी सम संख्या ही रखनी है जो कि बी पर रखी हुई संख्या से बड़ी होनी चाहिए। तो आप यदि a माइनस बी करते हो 4 माइनस 2 तो 2, और यह जो 2 है दोस्तों यह भी एक सम संख्या है। तो इससे स्पष्ट होता है कि 2 सम संख्या का जो अंतर होता है यह एक सम संख्या प्राप्त होती है। अब तीसरा गुण हम लोग जानेंगे दोस्तों। तीसरा गुण है दोस्तों 2 सम संख्या का गुणन। 2 सम संख्या का गुणन एक सम संख्या प्राप्त होता है। जैसा कि a और b मान लेते कोई 2 सम संख्याएं हो, मान लेते हैं यहाँ 2 है और यहाँ मान लेते हैं 4 है। तो आप a और b को यदि आप गुना करते हो तो आपको जो c प्राप्त होगी दोस्तों वह भी एक सम संख्या ही होगी। ये जो c है दोस्तों यह एक सम संख्या को ही प्रदर्शित करती है। यदि आप इस एग्जाम्पल को यदि लेना चाहोगे तो a गुने b, a के स्थान पर 2, b के स्थान पर 4, तो 4 दूनी 8। गुणन से संबंधित दोस्तों एक और नियम है जो आप लोग कह सकते हो। हमने अभी विषम संख्या के तो बारे में अध्ययन नहीं किया है, लेकिन यदि आप एक सम संख्या और एक विषम संख्या यदि दोनों का यदि आप गुणन करते हो तो फिर भी आपको एक सम संख्या की प्राप्ति होगी। जैसा कि मान लेते a बराबर 2 है, या 2 क्या है दोस्तों? एक सम संख्या। मान लेते हैं b बराबर यदि मान लेते 3 है, और दोस्तों 3 क्या है? एक विषम संख्या है। हमने पिछले देखा भी था पिछले क्लास में विषम संख्या से संबंधित कुछ बातें। तो आप यदि a गुने b यदि करते हो अर्थात 2 गुने 3 करते हो तो आपको 6 की प्राप्ति होती है दोस्तों। तो सम संख्या के संबंधित एक और गुण जुड़ जाता है दोस्तों। यदि आप एक सम संख्या और एक विषम संख्या का यदि आप गुना करते हो तो आपको सम संख्या की भी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों हम लोगों ने आज सम संख्या से संबंधित जो भी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी उसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग सम संख्या के जो आगे की जो बातें हैं, जो कि सम संख्याओं की जो अलग जो और भी कुछ जो प्रकार हैं, जैसे हम लोग विषम संख्या हो गया, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इन सारी संख्याओं के बारे में भी हम लोग बारी बारी से अगले क्लास में हम लोग जानेंगे। आपको दोस्तों यह क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि यह क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, किंतु आगे की क्लास से संबंधित जानकारी को प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।